ये फिर आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर 3 है और इसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, है ना। तो सबसे पहले देख लिया जाए ये एटम्स आया कहाँ से, या जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता क्या है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर बात किया जाए एटम्स का यानी कि, तो यहाँ से आपको पता है चैप्टर का नाम है क्या है, एटम्स है। 1 मिनट बेटा, देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, ये चैप्टर का नेम है आपका। तो सबसे पहले इसमें जानना ये जरूरी है कि एटम्स क्या होता है और मॉलिक्यूल्स क्या होता है ना। एटम्स क्या होता है और मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इस चीज़ को समझना जरूरी है। तो देखिएगा एटम्स क्या होता है, तो ये जो एटम्स होता है ना, ये होता है आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ये क्या होता है आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है ना। लेकिन अब प्रश्न है ये किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, तो ऑफ एन एलिमेंट, ये एलिमेंट का जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, याद रखिएगा। एटम्स जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है, लेकिन किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और बात किया जाए भाई मॉलिक्यूल्स का, तो आपका ये जो मॉलिक्यूल्स है ये भी आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। अभी ध्यान से समझना, दोनों में एकदम अंतर समझ में आ जाएगा। मॉलिक्यूल्स आल्सो, दीज आर आल्सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, ये भी आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। मॉलिक्यूल्स भी आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, और एलिमेंट का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ऑफ एन एलिमेंट, है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एटम्स जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट, लेकिन मॉलिक्यूल्स भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट। इसके साथ में स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड्स का भी हो सकता है ना। यानी कि जो है आपका मॉलिक्यूल्स है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स तो है एलिमेंट्स का, लेकिन इसके साथ साथ में कंपाउंड्स का भी हो सकता है। ये तो भाई सेम ही है। तो अब प्रश्न आया तो डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो एटम्स है, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट, ये एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ये जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है ना। यानी कि इसी के आगे ऐड है व्हिच, है ना, व्हिच मे और मे नॉट बी, which may or may not be exists, which may or may not be exists independently मतलब जो DENTLY, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। क्लियर है ना। अगर बात किया जाए एटम्स का, तो एटम्स जो होता है एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है, लेकिन इसके साथ में कंडीशन क्या है, इसके साथ में कंडीशन ये है कि विच में और में नॉट, क्या हुआ बेटा, देखिएगा यहाँ पर जो विच में और में नॉट बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, लेकिन इसके केस में ये हमेशा करेगा, है ना। यहाँ में नॉट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हमेशा में भी रहेगा, है ना। यहाँ पर एकदम क्लियर है। तो यहाँ पर कहेंगे मॉलिक्यूल्स में विच इज कैपेबल, विच इज कैपेबल, जो कैपेबल होता है, किसके कैपेबल होता है, ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, विच कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के कैपेबल होता है, लेकिन यहाँ पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ में एक तो पॉइंट ये चीज़ हुआ आपका, है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। तीसरा पॉइंट ये है, इसके साथ में ये जो है ना
ये जिससे भी बना होता है, जिस भी सब्सटेंस से बना होता है उसकी सारी प्रॉपर्टीज को शो करता है। एंड shows all properties, all the and shows all the properties and shows all the properties of that substance, of that substance, और उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टी को शो करता है। कौन से सब्सटेंस की? जिससे ये बना होता है, जिससे ये बना होता है ना? समझ में आया? एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ डेड सब्सटेंस, और उस सब्सटेंस की मतलब जिसे बना होता है, जिस एलिमेंट या जिस कंपाउंड से बना होता है, उस कंपाउंड या उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज को ये शो करता है ना? तो ये मॉलिक्यूल्स है। समझ में आया? मतलब मॉलिक्यूल्स के लिए इतनी कंडीशन है आपके पास। लेकिन बात किया जाए एटम्स में, तो एटम्स क्या है भाई? एटम्स भी ये एलिमेंट का ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, मतलब मे भी मे नॉट भी। लेकिन यहाँ पर क्या है? बट यहाँ ये जो है किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है ना? किसी रिएक्शन में क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट कर सकता है। बट टेक पार्ट है ना इन अ केमिकल रिएक्शन, ये जो है केमिकल रिएक्शन में क्या कर सकता? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। डन है ना? इतना समझ में आया? एटम्स, डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलकर एक मैटर का फॉर्म बनाते हैं। मैटर का मतलब एटम्स को जो है, इसको हम ये भी कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। इसको क्या कहा जा सकता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर, सभी टाइप के मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं, है ना? इतना समझ में आया? जैसे बात किया जाए एटम्स की, तो हाइड्रोजन एटम्स है आपका, है ना? जैसे ये क्या है आपका? हाइड्रोजन एटम्स है आपका, है ना? नाइट्रोजन एटम्स। लेकिन बात कर दिया जाए ये क्या है, तो ये तो हाइड्रोजन आयंस हो गए ना। समझ पा रहे हो? जैसे ये चीज होता है आपका Na होता है और Na प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, तो ये अभी यहाँ एटम्स के फॉर्म में है। और जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, अब ये किसके फॉर्म में आ गया? आयंस के फॉर्म में। इसको हम सोडियम एटम्स बोलेंगे, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? सोडियम आयंस बोलेंगे। दोनों में अंतर है। डन है ना? चलिए, तो जैसा कि चैप्टर का नाम था आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो आपने चार्ट में देख लिया एटम्स मॉलिक्यूल डिफरेंस क्या है। तो एटम्स क्या होता है? एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट which may or may not be exists independently, clear, and take part in the chemical reaction, or it is known as building blocks of all matter. Done. But on here molecules is what? Molecules is also the smallest particles of an elements or compound. ये compound का भी smallest particles हो सकता है, which इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए कैपेबल होता है। एंड सोच ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ डेड सब्सटेंस, और ये जिस भी सब्सटेंस से बना होता है ना, उस सब्सटेंस की मतलब जिससे बना होता है, ऑफ व्हिच इट इज मेड, जिसे बना होता है उसकी सारी प्रॉपर्टीज को शो करता है ना? लेकिन ये प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर पाता है क्लियरली। डन है ना? क्योंकि इतना ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल। डन। चलिए अब आते हैं, तो आपके चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आपने देख लिया एटम्स मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर जैसा कि हेडिंग है आपका लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आइए समझते हैं ये केमिकल रिएक्शन के रूल क्या हैं, है ना? तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सॉरी भाई केमिकल कॉम्बिनेशन है।
आइए देखते हैं ये चीज़ होता क्या आपका। देखिए केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब ये चीज़ है, जैसे आप थोड़ा एग्जांपल से समझ लीजिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपका मैग्नीशियम है, जब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि वाइट एसेस के फॉर्म में मिलता है, वाइट एसेस या वाइट पाउडर के फॉर्म में मिलता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे और यहाँ भी 2 हो जाएगा, बैलेंस हो गया आपका, ये चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, अगर यहीं से हम बताएं तो वेन एवर, समझिएगा यहाँ पर वेन एवर, और आपको पता है ये जो रिएक्ट करता है ना, वो कहलाता है रिएक्टेंट्स कहलाता है। जो क्या करता है, रिएक्ट्स करता है, वो क्या कहलाता है, रिएक्टेंट्स। और जो भी न्यू सब्सटेंस बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ये तो क्लियर ही है ना, है ना, प्रोडक्ट कहते हैं। तो अगर यहीं से हम डिफिनेशन बताएं, ये मतलब होता क्या है, थोड़ा इस चीज़ की हिंट की सहायता से, तो व्हेन एवर रिएक्टेंट्स, मतलब जब कभी भी रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर, मतलब एक दूसरे से या साथ साथ, ऐसे ही चल रहा है ये चीज़, थोड़ा इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, है ना। व्हेन एवर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर, जब कभी भी ये दोनों रिएक्टेंट्स है, जब कभी भी ये एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, वहाँ पर आपने देखा एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट बनाने के लिए या प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, या तब उसके बाद में एक प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है ना, प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, या किसी एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, या किसी सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। समझ पा रहे हैं ना, जब किसी एलिमेंट या सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में ये रिएक्टेंट्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, है ना। तो वहाँ पर कंबाइन होते हैं, यानी कंबाइन टुगेदर, एक दूसरे से, वो एक दूसरे से कौन, रिएक्टेंट एक दूसरे से क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, है ना। और ये कुछ सर्टेन लॉज के अकॉर्डिंग, तो बाई सम, है ना, सर्टेन लॉज, ये कुछ सर्टेन लॉज कुछ रूल के द्वारा कंबाइन होते हैं, ऐसे नहीं कंबाइन कर लेते, है ना, क्लियर है ना। ये कुछ लॉज के द्वारा, कुछ रूल्स के द्वारा, कुछ सर्टेन रूल्स के द्वारा ये कंबाइन होते हैं, और ये जिस सर्टेन रूल्स के द्वारा कंबाइन होते हैं उन्हीं सबको क्या कह दिया जाता है, इन्हीं लॉज को कह दिया जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना। देखिए यहाँ समझिएगा, व्हेन एवर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर, जब कभी भी रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं। क्यों रिएक्ट करते हैं, टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करने के लिए जब कभी भी रिएक्ट करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होते हैं, दोनों रिएक्टेंट के जितने भी सब्सटेंस रहते हैं एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, और जब कंबाइन होते हैं तो बाई सर्टेन लॉज, कुछ सर्टेन लॉज के द्वारा कंबाइन होते हैं। जैसे आपका यही चीज़ कंबाइन हुआ है ना, तो यहाँ भी कुछ सर्टेन लॉज है। जैसे हम कह दें आपका एक सिंपल सा है AgCl, जब AgCl को ब्रेक करते हैं तो वहाँ पर बनता है Ag प्लस क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाया जाएगा, यहाँ 2 लगा दिए। तो अब ये चीज़ तो हुआ, आपका न्यू सब्सटेंस बना, लेकिन ये सर्टेन लॉज के द्वारा। ये आप इसको अगर ऐसे सनलाइट में रखते हो तब ऐसा होगा, सनलाइट में ऐसे ओपनली ऐसे रख दोगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी वाटर को ध्यान दीजिएगा, वाटर भी ब्रेक होता है आपका 2H2 प्लस O2 इस फॉर्म में ब्रेक होता है। लेकिन अब ऐसे वाटर को यानी कि ऐसे ओपनली ऐसे रख देने से यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है। और जब तक आप इलेक्ट्रिक करंट, हीट नहीं बेटा, जब तक आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इसमें नहीं करेंगे तब तक ये हाइड्रोजन गैस और सारे एटम जो रहेंगे एक दूसरे में बाउंड हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। तो यही बाई सर्टेन लॉज है, मतलब उनके पीछे कुछ ना कुछ रूल्स होता है, क्लियर है ना।
इनके पीछे कुछ ना कुछ रूल्स होता है। तो ये जिन भी रूल्स के द्वारा होता है उन्हीं सारे रूल्स को क्या कह दिया जाता है, उन्हीं सारे लॉज को कह दिया जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हाँ, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में देखने को ये मिलता है, जैसे आप यहीं पर देख सकते हैं। अगर बात किया जाए, यही वाटर की बात कर लिया जाए, तो अभी आपने देखा कि वाटर में क्या हुआ भाई, 2H2O, और ये यहाँ से क्या बन गया आपका 2H2 प्लस O2 बना, है ना। और ये कैसे बना, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया गया तब बना। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया गया तब ऐसा हुआ। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसका हम मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो 2 इंटू हाइड्रोजन का कैसे निकालेंगे, 2 इंटू एच का मॉलिक्यूलर वेट प्लस O का, है ना। तो अब H का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। 2 इंटू इधर हो गया 2 इंटू 1 और प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है ना। अगर इधर हम निकालते हैं 2 और इंटू 2 इंटू एच और यहाँ पर प्लस 2 इंटू O, जब इसको ऐसे करेंगे तो 2 और यहाँ 2 इंटू 1 हो गया, है ना, और प्लस 2 और इंटू O का कितना होता है, 16 एटॉमिक मास देखना है ना। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए एटॉमिक मास लिखना रहेगा, एटॉमिक नंबर नहीं। अब यहाँ देखो 16 और 2 18 हो जाएगा, 18 2 जा 36, डायरेक्ट लिख दिया जाए। इधर आया 36, यहाँ पर देखिए 16 2 जा 36। और एक चीज़ और ध्यान देना, ये इसी के साथ में है, ये चीज़ आपका इसी के साथ में, तो ये चीज़ इसी के साथ, यहाँ ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं है। नहीं समझे भाई, ये चीज़ इसी के साथ में है ना। अरे ये 2 इंटू ये चीज़ तो इसी के साथ में है, तो इससे ये ब्रैकेट मत लगाना, गलत हो जाएगा आपका। देखिए अब यहाँ देखिए, ये इसके साथ लगाइए, तो H का 1 होता है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और प्लस 16 2 जा 32, है ना। जब दोनों को ऐड करेंगे 36, तो देखिए 36 इक्वल 36 हो गया, है ना। तो अब इसी का एक नाम दे दिया गया है, यानी कि ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसमें देखिए मास जो है कंजर्व है, इसमें मास क्या है, कंजर्व है। तो ऐसे रूल्स को, यानी कि अब आते हैं पहला, है ना, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो पहला है वो होता है आपका, यहीं से समझ लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यही चीज़ है, समझ पा रहे हैं ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है भाई, यही समझ लो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो मास होता है ना, मास मीन्स क्वांटिटी वाला, ये नहीं गाय का मास, है ना। चलिए, जो मास होता है कैन नीदर NEITHER कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना तो इसको क्रिएटेड किया जा सकता है नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना इसको डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। और ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान मास को ना तो डिस्ट्रॉय आप कर सकते हैं और ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो कर क्या सकते हैं भाई, कर क्या सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना तो उसको प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसका न्यू फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ, वो हमेशा मास जो है कंजर्व रहता है। मास क्या होता है, हमेशा कंजर्व रहता है, उसको एक न्यू प्रोडक्ट में उसके फॉर्म को चेंज कर दिया जाता है ना। समझ में आया। इस चीज़ को आप ऐसा भी कह सकते हो कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल होता है किसके, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, है ना। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के होता है। डन है ना, इतना समझ में आया, जैसा अभी आपने ऊपर देखा भी, क्लियर। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। बताइए, इतना समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। और हाँ, इस चीज को दिया किसने है, तो ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, इस चीज को दिए थे एंटोनी या A.L. लेवासियर ने दिया था। किसने दिया था, एंटोनी, या शार्ट में बोल दो
एल, है ना, AL लेवासियर, और सर एटम को किसने AL लेवासियर। तो AL लेवासियर ने क्या किया था, AL लेवासियर ने क्या था, इधर लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन के मेनली 2 इन्होंने लॉज बताया, मेनली 2 बताया था। एक तो आपने अभी देख ही लिया, एक क्या है भाई, एक आपका लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, और जो दूसरा है वो है आपका लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। दूसरा जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन है, ये दूसरा आपका सेकंड नंबर है ना। इसी को आप बोल सकते हैं लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शंस। इसी को आप क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, डेफिनिट, लॉ ऑफ डेफिनिट। प्रपोर्शन, आई होप प्रपोर्शन की स्पेलिंग गलत नहीं है, सही है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शंस, इसको आप बोल सकते हैं। इसका कैसे होगा, इसको ऐसे थोड़ा समझ लीजिए। इसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस, ध्यान देना, कोई भी केमिकल सब्सटेंस, है ना, मतलब कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज, कोई भी केमिकल, ये कहता क्या है ना, कोई भी केमिकल सब्सटेंस, है ना, चाहे वो कंपाउंड के फॉर्म में हो, चाहे वो एलिमेंट के फॉर्म में हो, क्लियर। उसमें, उस केमिकल सब्सटेंस में जो भी आपके एटम्स का रेशियो होता है ना, जो भी आपके आप बोल सकते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो भी रेशियो होता है वो हमेशा इक्वल रहता है ना। यानी कि आप क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे इन आ केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में, है ना, किसी भी केमिकल सब्सटेंस या कंपाउंड, या बस केमिकल सब्सटेंस या कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं, अब यहाँ आगे लिखेंगे द एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो भी एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स आर ऑलवेज इन डिफिनिट प्रपोर्शंस, आर ऑलवेज इन डिफिनिट प्रपोर्शंस, या बोल सकते हैं डिफिनिट रेशियोज, डिफिनिट रेशियोज, ये हमेशा डिफिनिट रेशियोज में होते हैं। बाई मास, यानी कि मास के बेस पर देखा जाए, मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए मास के बेस पर या एटॉमिक नंबर के भी बेस पर हो जाता है। जैसे अब वाटर ध्यान देना, वाटर का अगर मास की बात किया जाए, मॉलिक्यूलर वेट या मास, कैसे मास की बात कर लिया जाए तो क्या होगा आपका, वाटर की मास की बात किया जाए तो वाटर में कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट है ना। हाइड्रोजन का 1 है मास और ऑक्सीजन का 16 है। अगर बात की जाए आप किसकी, बाई मास या जो है एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर की बात किया जाए, है ना, तो एटॉमिक नंबर में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 है, हाइड्रोजन 2 रेशियो में है ना, और ऑक्सीजन 1 रेशियो में है। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप चाहे भारत का जल ले आओ, चाहे पाकिस्तान का, चाहे अमेरिका का, दुनिया के किसी भी कोने से, चाहे वो समुद्र का हो या तालाब का हो या जो है तलैया का हो, डजेंट मैटर, उसमें मतलब जो कुछ भी रहेगा उसका सब्सटेंस, मतलब ऐसा नहीं कि आप मतलब ले आए, मतलब गंगा जल ले आए, उसमें पता लगा H2O बदल कर वहाँ H2O2 हो गया। अगर H2O2 हो जाएगा ना, ये आपका बन गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और इसका यूज किया जाता है जब घाव वगैरह कहीं हो जाता है तो उसको साफ करने के लिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा, ये जल नहीं रहेगा फिर, है ना, चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ इन्होंने दूसरा रूल इन्होंने, तो इस तरह से यहाँ पर आपके जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को A.L. लेवासियर ने दिया था, और इन्होंने मेनली 2 रूल्स को इसमें बताया है ना। आई होप दोनों रूल्स आपको समझ में आ गया होगा, इतना क्लियर है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पर, यहाँ पर यानी कि जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो चीज़ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉडर्न डे ऑफ सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का सिंबल,
है ना। यानी कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी, जैसे स्टार्टिंग में हाइड्रोजन को इस तरह से डिनोट कर दिया जाता था, कार्बन को ऐसे गोला बना दिया जाता था, काला कर दिया जाता था, ऑक्सीजन को ऐसे, फास्फोरस को ऐसे डिनोट किया जाता था, जैसे आजकल गाड़ियों है का ना। होता है। सल्फर को इस तरह से, आयरन को इस तरह से, कॉपर को इस तरह से, है ना। गोल्ड को ऐसे जो है साढ़े किनारा, साढ़े किनारा नहीं, आप कह दो गोला किनारा, अरे कुछ भी हो भाई, ऐसे सिंबल डिनोट किया जाता था, और फिर क्या है ना। है? लेकिन अब क्या हो गया है, अब चेंज हो गया है, सब पोटास किसे कहते है ना। हैं? हमारा पोटास पोटास आपका एलिमेंट है, प्योर सब्सटेंस है, पोटेशियम क्या होता है शॉर्ट वो? के होता है। हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे अगर बात किया जाए, तो क्या होता है? सुनो इधर, बात किया जाए सिंबल का, बात किया जाए सिंबल का, तो देखिए जो एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं, एलिमेंट्स के एटम्स के जो सिंबल होते हैं, एलिमेंट्स के जो सिंबल होते हैं, वो कुछ तो ऐसे, इसको कैसे लिया गया है ना, इसको कुछ तो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको उनके नेम के फर्स्ट लेटर से ले लिया गया, जैसे नेम के फर्स्ट लेटर को उठाकर ले लिया गया कैपिटल में करके, नाइट्रोजन, है ना। जैसे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को H से ही कर दिया गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को O से ही कर दिया गया, कार्बन को C से कर दिया गया, है ना। बोरान को B से कर दिया गया आपका, क्लियर। नाइट्रोजन को N से कर दिया गया। लेकिन फिर कुछ ऐसे हैं ना, वहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया। कन्फ्यूजन का मतलब भाई जब एक हो गया तो वहाँ कन्फ्यूजन ये हुआ कि एक ही नाम से कई सारे एटम्स हैं। जैसे आपका आ गया मान लीजिए नियॉन, अब प्रश्न है अगर नियॉन का सिंबल N रखते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ये N नाइट्रोजन वाला है, नियॉन वाला है। एन नहीं है तो दूसरा जो रूल है वो नेम का तो फर्स्ट लेटर उठाया गया, नेम का फर्स्ट लेटर तो लिया गया कैपिटल में, उसके साथ में एक और लेटर को ले लिया गया, और किसी में जस्ट यानी कि उसके बाद वाला लेटर ले लिया जाता है, और किसी में जस्ट बाद वाला, जैसे क्लोरीन में यहाँ पर CH ना लेकर Cl लिया जाता है। मतलब फर्स्ट लेटर तो रहेगा लेकिन उसके साथ में, अच्छा ऐसा क्यों किया गया, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ तक तो ठीक है ना। अब देखिए कुछ ऐसे लेटर हैं, है ना, कुछ ऐसे लेटर हैं, यानी कि ये तो पहला आपका हो गया एक प्रकार से रूल, मतलब किस तरह से नेमिंग किया गया, दूसरा क्लियर हो गया। कुछ ऐसे हैं ना जैसे आपका कन्फ्यूजन कर देता है, जैसे पोटेशियम का। अब भाई पोटेशियम का सिंबल दिमाग में आता है यार P होना चाहिए, लेकिन गलत हो गया, P मीन्स तो फास्फोरस होता है, P तो फास्फोरस का सिंबल पीए किसका है ना, PA किसी का सिंबल नहीं है? है ना। अब यहाँ पर कुछ ऐसे नाम PH? हैं, कुछ ऐसे नाम हैं, PH भी किसी का सिंबल नहीं है बेटा, फास्फोरस का ऐसा है? नहीं बेटा, फास्फोरस का ओनली P होता है बेटा। हाँ भी। देखिए कुछ ऐसे नाम हैं जिनको PH किसी का नहीं, इधर देखो PH किसी का सिंबल नहीं है ना, PH मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, वो है। देखिए कुछ ऐसे नेम हैं जिनको उनके इंग्लिश लेटर के फर्स्ट लेटर को ना लेकर उसके लैटिन या ग्रीक लेटर के फर्स्ट को लिया गया है। ब्रिटिश का भी जैसे इसका जो लैटिन है, पोटेशियम का लैटिन नेम होता है कैलियम होता है, क्या है? और पोटेशियम को P ना मानकर पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो K होता है। अब यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं, जैसे आयरन का I ना मानकर आयरन का जो लैटिन नेम होता है फेरम होता है, और फेरम से सिंबल बन गया Fe। गोल्ड का होता है आरम होता है, आरम से हो गया Au। पोटेशियम का होता है कैलियम, और कैलियम का हो गया K। क्लोरीन जो कि ग्रीक नेम कोलोरा, है ना, क्लोरीन को ले लिया गया, क्लोरस से लिया गया है ना, Cl से लिया गया है। कोबाल्ट को लिया गया आपका जर्मन नेम है, CO से ले लिया गया है ना। सोडियम को आपका लैटिन नेम नेट्रियम का Na से लिया गया है ना। यहाँ पर कुछ सिंबल है आप देख सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का सिंबल Al है, आर्गन का सिंबल A है, सॉरी Ar है, बेरियम का Ba, बोरान का B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का और ये फर्स्ट हमेशा कैपिटल में रहेगा, है ना। क्लोरीन का क्या होगा, Cl होगा, क्रोमियम का Cr होगा, कोबाल्ट का CO, नियॉन का Ne, जिंक का Zn, यूरेनियम का U, सल्फर का S, सोडियम का Na, सिल्वर का Ag, है ना। अर्जेंटम होता है लैटिन नेम, सिलिकॉन का Si, पोटेशियम का K, फास्फोरस का P, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, मरकरी का Hg, मरकरी का जो लैटिन नेम होता है हाइड्रेरजीरम होता है ना। मैग्नीशियम का Mg, लेड का Pb, लेड का होता है प्लम्बम होता है ना। आयरन का Fe पता है फेरम, आयोडीन का I होता है, हाइड्रोजन का H होता है, गोल्ड का Au आरम होता है,
फ्लोरीन का F होता है, कॉपर का CO होता है। ये यहाँ पर कुछ सेलेक्टेड है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में एटॉमिक मास के बारे में। डन है ना? समझ में आया?